डस्टर कर दिया बेटा। हाँ, देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड equipotential surface and their properties. देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, जो आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल हो सेम हो, कुछ भी हो चलेगा लेकिन सेम होना चाहिए। 10 वोल्ट हो तो सब जगह 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो तो 20 वोल्ट सब जगह हो, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल। वैल्यू कितना उससे हम मतलब नहीं है, लेकिन जो भी हो वो हर जगह सेम होना चाहिए, उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्लियर है? तो लिख लो बेटा, सभी लोग लिखो। लिखो एनी सरफेस दैट हैज, लिखो एनी सरफेस दैट हैज same electric potential, that has same electric potential at every point on it, at every point on it is called an equipotential surface, is called an equipotential surface। ठीक है, ओके, डन। चलो, तो ये हो गया डिफिनीशन कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे तो किसको कहेंगे। ठीक है, सवाल उठता है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज में लिखो बेटा, पहला प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी राइट डाउन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी लिखो बाबू, लिखो नो वर्क इज डन, लिखो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, in moving a test charge, in moving a test charge over an equipotential surface, over an equipotential surface। over an equipotential surface। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? डन, वेरी गुड। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, लिख लिया। क्यों नहीं वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? कोई भी चार्ज को, Q चार्ज को अगर मूव करते हो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करते हो इनटू डेल्टा, है ना? बट इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो यहां से यहां किया तो डेल्टा पोजीशन वोल्टेज में कितना चेंज होगा? जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा। जब पोटेंशियल में चेंज जीरो हुआ तो आपको वर्क करने की जरूरत आई नहीं, है ना? अगर पोटेंशियल में चेंज होता तो हम क्या बोलते? वर्क करने की जरूरत होती, लेकिन चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है
इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सिमरन? पल्लवी? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो सेकंड लिखो, सेकंड लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज normal to the equipotential surface. Electric field is always normal to the equipotential surface at every point. At every point. समझा? यानी कि अगर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अगर यहां पर बात करूं तो इधर होगा, यहां पर करूंगा तो इधर होगा, है ना? क्या होगा? जस्ट मिनट है, जस्ट मिनट। यस, क्लियर है? तो क्या लिखा आपने, नॉर्मल होगा हमेशा। अगर मान लीजिए ऐसा सरफेस है तो ऐसा होगा, क्या होगा, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा। क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अगर ऐसा होगा तो किधर होगा, ऐसा होगा, है ना? और क्या होगा, अवे होगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव तो अवे, नेगेटिव है तो इनवर्ड। ड्राइंग बना लो। ड्राइंग बना लो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो, थर्ड लिखो। थर्ड लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, equipotential surfaces are close together, are close together equipotential surfaces are close together, are close together in the region of strong field, in the region of strong field, in the region of strong field, and further and farther apart, and farther apart in the region of, farther apart in the region of, and farther apart in the region of, in the region of weak electric field. क्लियर बाबू? क्लियर है? चलो, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो, no two equipotential surfaces, no two equipotential surfaces intersect each other, है ना?
अगर दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, अपना अपना है, मान लीजिए 8 वोल्ट का है और ये 20 वोल्ट का है, तो इसके सरफेस पे पूरा क्या होगा, 20 है, इसमें 20 होना चाहिए। अब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या बोलोगे, 20 बोलोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, है, ठीक है, इसलिए कभी पॉसिबल है। दूसरी बात ये भी है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है भी और कट भी कर गया, मान लीजिए 10 ही रहता, तो यहाँ पर कट कर गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो ये बोलेगा कि इधर हो और ये बोलेगा इधर हो, तो दो तरफ तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अनन्या क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, लिख लिया? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये लिख लिया ना आपने? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ये पॉइंट नहीं है, टॉपिक नेक्स्ट। हाँ लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, वेरियस चार्ज सिस्टम, है समझ में, क्लियर है? फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, फॉर ए पॉइंट चार्ज, लिखो फॉर ए पॉइंट चार्ज, देखो फॉर ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा बेटा, अगर ये हमारा क्यू चार्ज है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, मान लीजिए मैंने ये लिया आर डिस्टेंस पे, तो आपको यहाँ पर क्या होता है, V इक्वल टू क्यू अपॉन आर होगा, है ना, और आर डिस्टेंस के अगर स्फेयर लेंगे तो उस स्फेयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना, यानी क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन द सेम वे अगर आर तुम थोड़ा और बढ़ा भी देते हो तो भी क्या होगा, तो भी ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ही कहलाएगा। हाँ ये जरूर है कि जो पोटेंशियल इस पे होगा V1, उससे ये यहां पर जो V2 होगा वो क्या होगा, कम होगा। हाँ क्योंकि आर बढ़ गया तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, V1 के कंपेरिजन में कम होगा, क्या होगा, V1 के कंपेरिजन में कम होगा, क्योंकि आर यहां पर बढ़ गया, क्योंकि आर क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है बाबू? सेकंड लिखो, हाँ उतार लो बेटा इसको अच्छे से, बना भी लो, समझ भी लो। फिर इसमें बस डायग्राम बनाना है। हाँ इसको लिख लो अपने लैंग्वेज में, लिख लो, नो प्रॉब्लम, है ना। ये क्या हो गया आपका, स्फीयर 1, स्फीयर 2, है ना, sphere 1 is equivalent surface, sphere 2 is also equivalent surface, however their potential are different, है ना, 1 and V2 where V2 is less than V1, ठीक है, ये लिख लो। लिखा रहो, समझ में आ रहा है प्रकाश, पुनीत क्लियर है बेटा, स्कूल में कहा था
वेरी गुड। तो पीछे चल रहा ना वो, तो समझ में आ रहा है वहां पे, बता पा रहे हो हैं परफेक्ट तरीके से? Good. लिख लिया बेटा? चलो, हाँ ये था हमारा पॉइंट चार्ज के लिए। सेकंड लिखो बेटा, सेकंड लिखो, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, यानी डायपोल के लिए, है ना। डायपोल मतलब कि डायपोल में क्लोज होता है, दूर भी रहे तो भी चलेगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज। हाँ, डायपोल तब बोलेंगे ना जब क्लोज हो, इतना क्लोज नहीं है। लिख लो बेटा, लिख लिया? अब जब ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, सुनो। मान ले जाए एक मैंने इसके चारों तरफ स्फीयर ले लिया ऐसे, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, हर पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, होगा नहीं होगा? लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर पोटेंशियल इसके कारण वही होगा जो यहां पर होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक दूसरा चार्ज भी बगल में खड़ा बैठा है, माइनस। अब के कारण यहां पर क्या होगा, कुछ निगेटिव होगा, होगा। मान इसके कारण 10 था सब जगह, 10 तो यहां भी, लेकिन इस माइनस के कारण यहां पर कुछ ना कुछ तो माइनस होगा। मान ले -3 हो गया, कितना हो गया, तो यहां पर कितना हो गया, अल्टीमेटली 7। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि बोलोगे सर माइनस यहां पर था तो यहां पर तो माइनस करेगा, बिल्कुल करेगा जी, लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से माइनस कम करेगा। तो मान लीजिए 2 कर, मान लीजिए 1 किया माइनस, तो कितना हो गया, तो यहां पर 9 हो गया और यहां पर कितना हो गया, 7। तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाया नहीं, नहीं कहलाया ना पुनीत। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में यहां पर पोटेंशियल को कम से कम 9 तो करना पड़ेगा। तो 9 करने के लिए क्या करोगे, इसको थोड़ा सा क्लोज होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, है ना। यानी यहां से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए, ताकि ये 7 के बदले यहां भी क्या हो जाए, 9 हो जाए। अनन्या क्लियर है? यस सर। पल्लवी, सिमरन Yes, क्लियर sir. है ना। Yes, sir. इसलिए क्या होगा, ये थोड़ा सा ये क्या अंदर की तरफ दबा होना चाहिए, है ना। यानी कि ये जो आपका बनेगा ओवरऑल डायग्राम वो कैसा बनेगा, ये थोड़ा फैला रहेगा, है ना। यहां भी क्या होगा, उस तरफ का फैला हुआ रहेगा, पीछे का थोड़ा सा क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बाबू।
क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हेयर है? कंफर्टेबल है? इजी है? वेरी गुड। चलो अब लिखो, थर्ड लिखो, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। लिखो फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अब देखो यहां पर मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब क्या होगा जरा बताओ, अब बताओ क्या होगा। मान लिया जाए इसके लिए भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 10 ले लूं तो 10 यहां भी लूंगा, है ना? लेकिन अब ये चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसके कारण यहां पर ऐड होगा। मान लीजिए 3 ऐड हो गया, कितना हो गया? 13, है ना? है। और यहां पर क्या होगा, दूर होने की वजह से कम ऐड होगा, यानी कितना हो जाएगा? 11। इसका मतलब क्या होगा, अब इक्विपोटेंशियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को अंदर होना चाहिए, करने के लिए, कम करने के लिए, ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना, पास में करो। यानी क्या होगा, इधर से अंदर रहेगा, इधर से फैला हुआ रहेगा। यानी क्या होगा, अल्टीमेटली इसका ड्राइंग कैसे बनेगा, जो आपने बनाया था उल्टा बनेगा। बनाओ बनाओ, है ना? इधर क्लोज, इधर दूर। सेम ड्राइंग बनाने में तभी पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं? जैसे अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वो कम आएगा, तो उस तरफ और कम आएगा। तो क्या बोल रहे बेटा, बताना जरा। राइट साइड से कम कर दे, कम ऐड हो। सर इसी तरफ से कम कर दो ताकि उससे दूर थोड़ा हो जाएगा, जैसे उसमें किया था। तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा ना, अच्छा हाँ, तो फिर और है ना? इसका इम्पैक्ट नजदीक वाले का ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा ना, है ना? उतार लो। क्लियर है? डन। चलो पॉजिटिव पॉजिटिव समझ में आने चाहिए। चलो बन गया। फोर्थ लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाँ लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, सॉरी इक्वी इक्वी, हाँ जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरह से होगा, बिल्कुल पैरेलल है, होगा बेटा। ठीक है, तो कैसा इसका बनेगा, पैरेलल होगा, है ना, है, क्योंकि यहां पर जो होगा बिल्कुल इस परपेंडिकुलर टू दिस, वो क्या होगा, एक सरफेस पोटेंशियल सेम होगा, और फिर थोड़ी दूर पे चले जाओ तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेकिन जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल वो परपेंडिकुलर, क्योंकि टेढ़ा रहेगा तो क्या होगा, टेढ़ा मतलब क्या हो गया, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो उसमें चेंज हो जाता है। अगर परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेवलिंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने से ही तो चेंज होता है पोटेंशियल, बढ़ेगा या घटेगा जो भी, हाँ ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो फिर, परपेंडिकुलर रहेगा तो फिर नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ऐसा बना लो बेटा, ऐसा बना लो। क्लियर हो गया बाबू, यस सर। वाईफाई का पासवर्ड क्या है, शर्मा सर कौन लिख ले बेटा सभी लोग, चलो आगे लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वाईफाई पासवर्ड क्या है, शर्मा सर तुम्हें चाहिए, सर मेरे पास तो है, हाँ तो ले लो, पहले से ही पासवर्ड। हाँ ले लो, टारगेट आईआईटी एट नीट, टारगेट आईआईटी पासवर्ड है, टी कैपिटल लिखना, टी कैपिटल में लिखो, टारगेट आईआईटी @ नीट। ये पासवर्ड है सब में। लिख लिया बेटा सब लोग, कोई दिक्कत, तो क्या लिखा आपने, टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब जब ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो बाबू। अब मान ले जाए इसमें कुछ है ही नहीं, अभी अभी क्या है, कुछ नहीं है, तो पहला चार्ज इन्फिनिटी से Q1, पहला चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट पे लेके आता हूं बीच मैदान में, ठीक है, तो मुझे इसको अपोज करने वाला कोई है यहाँ पे, कोई नहीं। तो जब अपोज करने वाला नहीं है तो इसको लाने में कोई अपोजिशन नहीं है, और जब अपोजिशन नहीं है तो कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है ना। अगर भाई फ्रिक्शन लेस है और किसी को यहां से ले जाना है बेंगलुरु, तो करना क्या है तुम्हें, बस थोड़ा सा एक हल्का इशारा मार दो बस, है ना, फिर छोड़ दो, वो सीधे कहाँ रुकेगा, बेंगलोर के आगे सीधे श्रीलंका पहुंच जाएगा, है कि नहीं, है बेंगलोर क्यों, वो सीधे कहाँ होगा, श्रीलंका जाकर पहुंचेगा, एक ही बात नहीं है, कन्याकुमारी सब पार कर जाएगा बिल्कुल, है कि नहीं, कोई वर्क उसमें करने की जरूरत
लेकिन फ्रिक्शन होने के वजह से हमें क्या है, यहाँ से बेंगलोर जाना पड़े तो फ्यूल 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 भराते भराते थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, तो उतना फ्यूल तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या हो गया बेटा, पहला चार्ज को अगर तुम यहां तक लेके आते हो तो आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर सिंगल चार्ज अगर है तो उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कोई भी क्या है, कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा। अनन्या क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पहले चार्ज को लाने में W1 क्या हो जाएगा, 0। अनन्या क्लियर है? Yes, sir. हैं? फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू 0। अब हम सेकंड चार्ज लेके आते, चलो अब Q2 को मैं लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं? Q2 के कारण मैं लेके आता हूं। अब इसको मैं सपोज मुझे यहां तक लाना है। कहां तक लाना है? यहां तक लेके आना है, जिसके डिस्टेंस Q1 से कितना है, R12 है। मान लिया कितना है डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 कितना है, R12। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम यहां तक लेके आओगे तो जैसे इन्फिनिटी थोड़ा अंदर लेके आओगे, इतना अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, रिपल्सन करना स्टार्ट कर देगा। जब रिपल्सन करना स्टार्ट कर देगा तो आपको इस पे धक्का दे के लाना पड़ेगा, फोर्स लगा करके वर्क करके आपको इस चार्ज को यहां तक लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक, अब सवाल उठता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां तक लाने में। तो आपने ये पढ़ रखा है कि W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इंटू डेल्टा V। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। यहां पर पोटेंशियल किसके कारण होगा, Q1 के कारण। तो कितना हो जाएगा बेटा, K Q1 बाई R12। V1 यहां पर ही आ गया है ना। तो आपको यहां तक अगर तुम Q2 लेके आते हो तो W कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज क्या है Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कितना हो गया, किसी को दिक्कत है? हाँ हाँ, अब क्या होगा बेटा, यहां पर देखो, यहां पर ये क्या हो गया, ये W2 जो आया है तुम्हारा, W2 जो ये वर्क जो आपने किया इस पे, वो कहां जाएगा, वो लॉस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये वर्क लॉस नहीं होगा। ये जो आपने वर्क किया है वो इस चार्ज में, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आया समझ में? तो दो दो चार्ज अगर आपस में हैं R12 डिस्टेंस पे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, K Q1 Q2 बाई R12। तो यहां पर लिख लो, फॉर टू चार्ज सिस्टम U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, K Q1 Q2 बाई R12, है ना। तो चार्ज सिस्टम के लिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अनन्या, सर के Q1 Q2 का। यस, K इंटू दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है R12। ठीक है, अच्छा ये दो चार्ज हो गया बेटा। अब सवाल उठता है सर तीसरा लेके आए तो, है तो बेटा लेके आओ तीसरा, कोई दिक्कत थोड़ा ना यहाँ पे, है ना। मान लीजिए यहां तक लेके आने के लिए बोल है, जिद कर रहा कि यहां तक लेके आए भाई साहब, तो लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां तक लेके आओगे तो मान ले जाए इसकी डिस्टेंस यहां से R13 है और यहां से R23 है। आपको Q3 इन्फिनिटी यहां तक लेकर के आना है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर वर्क कितना करना पड़ेगा Q3 को लाने में। तो जैसे तुम Q3 को थोड़ा सा पास लाओगे तो Q1 भी रिपेल करेगा और Q2 भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अपना ये अड्डी अपना गद्दी संभाल लिया भाई साहब, अभी अभी अपोज करने में पीछे नहीं है। तो Q2 भी अपोज करेगा, Q1 भी अपोज करेगा।
तो अब आपको जो वर्क करना पड़ेगा, जो फोर्स लगाना पड़ेगा, दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं है? ओके, तो यानी कि वर्क हो गया डबल, ठीक है। एनीवे तो वर्क टोटल कितना हो जाएगा बाबू? तो अगर W3 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? अगेन वही Q3 इंटू डेल्टा भी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? तो V3, ये V2 लिख दो बेटा, यहाँ पर V2 लिख दो, सॉरी ये V2 लिखो यहाँ पर, है ना, थोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट कर दो इसको, है ना। तो यहाँ पर V3 कितना हो जाएगा बेटा बताओ? तो Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा, तो K Q1 बाई R13 हो गया V1 के थ्रू, और V2 कारण कितना हो जाएगा? K Q2 बाई R23 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अनन्या क्लियर है? पल्लवी, Yes, sir. सिमरन क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। अगर क्लियर है तो V3 जब पता चल गया है तो W3 भी निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। होगा नहीं होगा? यस और नो? Yes. W3, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 चार्ज सिस्टम अगर मैं बोलूं, क्या बोलेंगे? फॉर 3 चार्ज सिस्टम, फॉर 3 चार्ज सिस्टम, कॉपी मशीन है सर अपने पास? अपने पास है, उसे चालू कर दें क्या? अंदर है अपने पास, मशीन है अपने पास। क्लियर हो गया है? क्या फॉर 3 चार्ज सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा बताओ? इसमें हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W, तीनों को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा। हाँ, ये जो है कि Q1 Q3 अपन ये जो है ये वर्क है, ये वर्क है बेटा, W3 है। ये W3 मतलब कि Q3 को यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा वो W3 है, और वो कितना होगा? इतना होगा। पानी भरो बेटा, मैं भरा देता हूँ, है ना। अरे बेटा जाओ, 2 लोग भर दो यार पानी, है ना। हाँ बेटा देखो, चल देख लो इधर आ जाओ। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर जो आपका वर्क हुआ वो तीनों को लाने में जो W1 W2 W3 तीनों ऐड करोगे तो जो टोटल वर्क डन हुआ वो क्या होगा? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो टोटल यू कितना हो जाएगा बेटा? 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q1 Q2 बाई Q23 R23, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पे, यानी टोटल एनर्जी हो गया ना, तो 3 का सिस्टम में आपका एनर्जी होता है, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ऐसे ही क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो लिख लो बेटा, उतार लो अच्छे से। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू इक्वल टू क्या, K को मैं बाहर ले लूं अगर, तो अंदर क्या लिख दूं मैं? QI QJ बाई RIJ, ठीक है। यहां पर क्या लिखना है? ऑल पेयर्स वंस, यानी एक ही बार लेना है, ठीक है। हैंडशेक एक बार ही कराना है ना। आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए कोई राम है और दूसरा दोस्त रहीम है, तो राम मान लीजिए आया और रहीम से हाथ मिलाया, तो दोस्तारी होगी ना भाई साहब, तब भी राम साथ मिलाएगा, ऐसा होता है क्या? है कोई भी आया स्कूल में, कोई भी आया अपना, कोई भी आया दोस्त, तो हैंडशेक हो गया, कोई भी पहले आके मिला ले। ऐसा थोड़ा होता है कि ये मिलाएगा पहले इससे और फिर ये आएगा फिर ये इससे मिलाएगा, ऐसा होता है क्या? एक ही बार हैंडशेक होगा, है कि नहीं? ये मिला तो भी ठीक है, ये मिलाया तो भी ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई ये एक बार मिलाएगा फिर ये मिलाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए एक ही पेयर लेना है, यानी कि अगर मैं बात करूं Q1 Q2 को, तो K Q1 Q2 बाई R12 लिख दिया। अब इसको गलती से ऐसा इसमें और प्लस करके मत लिख देना कि K Q2 Q1 बाई R21, ये भी लिखिए सर,
तो बेटा ये 2 बार हैंडशेक हो गया है ना, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने ये ले चुका है। 1 और 2 का मिलन ऑलरेडी हो चुका है, भरत मिलाप जो होना चाहिए कायदे से 1 और 2 का वो हो चुका है। अब 2 को फिर से 1 से मिलाने का कोई तुक नहीं बनता है। क्लियर है सबको, समझ आ गया बाबू? तो ये हम नहीं लिखेंगे, समझ गया? इसलिए मैंने लिख दिया ऑल पेयर वंस, एक ही बार बाबू, है ना? हाँ ठीक है। हो गया बेटा, सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? तो ये 3 पेयर का चार्ज सिस्टम में आपका इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है? क्लियर है? ये जो पॉइंट करके लिख लो बेटा, नोट करके लिख लो। लिख लो बेटा, पॉइंट लिख लो, इसमें पॉइंट लिख लो। देयर इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी, देखो देयर इज जीरो, देखो देयर इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज। लिख लिया? यानी अगर इंडिविजुअल चार्ज है तो क्या होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी? क्यों? क्योंकि उसको लाने में वर्क ही नहीं करना पड़ा। जब दूसरा चार्ज आएगा तब काम करना पड़ेगा ना बाबू। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम अगर है तब तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन सिंगल में नहीं होगा। तो अगला पॉइंट देखो बेटा, द एनर्जी possessed by a system of charges the energy possessed by a system of charges by virtue of their positions, by virtue of their positions, क्योंकि पोटेंशियल की मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, है ना? तो ये क्या है बेटा? पोजीशन। जब Q2 को पोजीशन चेंज कर दो तो क्या होगा? पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल वर्क डन चेंज हो जाएगा, वर्क डन चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन कहां पर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है बाबू? बात समझ आ रही है? चलो थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट लिखो, डिफिनेशन लिखा दो इसका। लिखो इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, लिखो इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the amount of work done, it may be defined as the amount of work done in assembling the charges, amount of work done in assembling the charges at their locations, at their locations by bringing them there from infinity, यानी उनकी पोजीशन तक इन्फिनिटी से लाने में, है ना? ठीक है, जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? डन? चलो अच्छी बात है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो अच्छी बात है, ये हो गया हमारा काम, है ना? अब इसके बाद लिखो, क्या हो गया? क्यों लग रहा है? 20 कर दो बेटा, 20 कर दो, 20 कर दो बेटा। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, लिखो। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। नेक्स्ट लिखो टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर है, अगर एक्सटर्नल फील्ड है
तब क्या होगा? ठीक है, बात में आ गई है? तो अगर बेटा अगर एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी है, चार्ज भले ना है लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पहले से है तो आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो अब अगर तुम पहला चार्ज को भी यहां पे लाना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो जब बेटा फोर्स लग ही गया तो काम भी करना ही पड़ेगा, नहीं? यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है तो आपको Q1 को लाने में भी वर्क करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है कहीं पे भी किसी फील्ड में भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले से अवेलेबल है तो हर पॉइंट का उसके कारण पोटेंशियल भी होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी उसके कारण होगा। तो मान ले जाए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, कितना है? V1 है। तो पहले चार्ज को यहां तक लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? W1 कितना हो जाएगा? Q1 इंटू V1, Q1 इंटू V1, यानी पहला केस में भी जीरो नहीं होगा, है समझ में? अब वो सेकंड में बेटा, तो जब सेकंड के पास में यहां पर पोटेंशियल V2 ऑलरेडी है, तो जो सेकंड को जब ला रहे थे तो Q1 तो रिपेल करेगा ही करेगा, उसके कारण तो काम जो करना पड़ा वो तो तुम निकाल चुके हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट है उसके कारण जो यहां पर पोटेंशियल V2 है, इसके कारण भी आपको वर्क करना पड़ेगा, है? कितना करने का? इसमें Q इंटू Q2 इंटू V2 और ऐड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये कहां से टर्म आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर V2 और अलग से है। अच्छा, यहाँ पर ये V2 डैश, V2 मैंने लिख रखा है ना, वो ध्यान रखना थोड़ा, है ना? ठीक है, ये V2 अलग है, ये V2 अलग है। अच्छा, इसी तरह से यहां पर भी होगा बाबू, तो यहां पर क्या हो जाएगा? Q3 इंटू V3, यहां पर डैश कर दो तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? ठीक है। वहां पर लाने में क्या होगा? इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन Q3 V3 और करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? ये जो है वो तो रहेगा, उसके अलावा थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? इसमें इसी में ऐड कर लो, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस, और यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा QI VI, और ऐड कर दोगे, है ना? थोड़ा उतार लो, इसमें अच्छे से उतार लो सभी लोग। समझ में आ गया आपको अनन्या? सर ये वाला एक क्लियर बार है? दोबारा। हाँ बता रहा हूं दोबारा। सिमरन देखो, पल्लवी फिर से देखो, हाँ बेटा क्लियर हो गया? हाँ देखो इधर अनन्या, मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके कारण पॉइंट पे पोटेंशियल पहले से होगा, किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा नहीं होगा अनन्या? यस। तो मान ले जाए पहला पॉइंट पे V1 पोटेंशियल है, दूसरे पे V2 है, तीसरे पे V3, है ना? तो अगर पहले चार्ज को तुम लेके आती हो Q1 को यहां पर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? Q1 इंटू V1 करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। सिमिलरली Q2 V2 एंड Q3 V3, बाकी जो चार्ज के कारण है वो तो आपने पहले ही निकाल रखा है ना? तो ये तीन टर्म आपको एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है तो पहला चार्ज को लाने में भी आपको वर्क करना पड़ता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। डन, वेरी गुड। चलो उतार लो। क्लियर बेटा? उतार लो।
ये भेजा है बच्चे ने मुझे। अनन्या क्लियर है? क्लियर है बाबू सभी लोगों को? यस चलो नेक्स्ट लिखो। सॉरी जाओ लिखो। चलो मैं आगे आओ तो इससे पूछ लेना पेपर से 200 का पूछ लेना तो ऐसे वाला इंटरमीडिएट क्लास में पूछ लेना एक बच्चे देखो Q1 इसका आंसर क्या होगा मैं बोलूंगा x+4 मल्टीप्लाई ऑफ x लिख रहे हो सभी लोग? माइनस x लिख लिया? चलो अब देखो क्या होगा, सुनो। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, डायपोल in a uniform electric field, in a uniform electric field, यानी अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, क्या है? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, देखो क्या वैल्यू आ गई एक तो बना गई और एक हुआ तो बेटा तो हमने क्या किया हमसे यहाँ भी कट कर सकते थे ये क्या है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है सभी लोगों को? अब देखो यहाँ पर मान ले जाए इसमें एक डायपोल रख दिया गया, क्या रख दिया गया? इसमें क्या रख दिया गया? डायपोल रख दिया गया। मान ले जाए ये डायपोल रख दिया गया, ये प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, ठीक है? अब आपको इसमें पता है कि ये इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर क्या लगेगा? इधर भी क्यू ही लगेगा। तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि इस पर फोर्स 0 होता है, नेट टॉर्क लगता है ना? तो टॉर्क कितना होता है? पी साइन थीटा होता है। कितना होता है टॉर्क? पी साइन थीटा। तो अब अगर ले जाए इसको रोटेट कर दिया जाए थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या होगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क लग रहा है ना? तो उसमें हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटू डी थीटा। थोड़ा सा वर्क होगा अगर थोड़ा सा एंगल से रोटेट करते हो तो, है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा डी डब्ल्यू। अब अगर मुझे मान ले जाए, बोला जाए कि थोड़ा सा नहीं इसको करना है, कितना करना है? θ1 से θ2 कर देना डायरेक्ट, तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क करने के लिए मान ले जाए जब ये θ1 पे था उस समय 0 था, कोई वर्क नहीं किया। लेकिन θ1 से जब तुम θ2 पे लेके जा रहे हो उस समय जितना वर्क करना पड़ेगा उसको क्या 0 से W हो गया, है ना? तो इसको क्या करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू पी, तो कांस्टेंट है ये तो बाहर हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? हैं? माइनस क्या होगा? cos थीटा का होता है ना माइनस साइन क्या होगा? cos थीटा होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है ना? हाँ ठीक है, क्या होता है? माइनस होता है। आया समझ में? चल लिख लिया बेटा। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा का ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको? θ1 2 क्या हो जाएगा? θ2। यहाँ पुटअप करो, कितना हो जाएगा? कॉस θ2 माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कॉस θ1। यानी क्या हो गया? अल्टीमेटली क्या हो गया? पीई
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और ये W जो आपने करा वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गया? ठीक है। ठीक है, चलो इसमें स्पेशल केस लिखो। लिखो इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अगर ये डायपोल में कैसे रखा है? ऐसे रखा हुआ है। ई के साथ एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, सीधी रखी हुई है ना। और उसके बाद उसको यहां से इसको थीटा एंगल तक इसको कहां ले गया गया? शुरू में ये था 90 और बाद में कितना हो गया? इस पोजीशन में लाया गया, यानी कितना हो गया? एंगल थीटा हो गया। तो मैं क्या बोला? जब थीटा 1 इज 90 डिग्री है और थीटा 2 उसको कहां लाया गया? थीटा पे। तो यू कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ cos 90 क्या हो जाएगा? 0 और ये हो जाएगा थीटा, यानी कितना हो जाएगा? माइनस पी कॉस थीटा, यानी मैं लिख सकता हूं माइनस पी डॉट ई लिख सकता हूं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। डॉट के वेक्टर फॉर्म में ये लिखोगे, नहीं तो ये लिखोगे ई इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, लिख लो। क्या लिखोगे? यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलो सेकंड केस लिखो बेटा। ये फॉर्मूला निकल गया हमारा, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। इसमें लिखो सेकंड, थर्ड सेकंड लिखो। लिखो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ऐसा कौन सा पोजीशन है डायपोल का जिसमें ये स्टेबल रहेगा। तो आपको पता है स्टेबल तो तब होता है जब वो क्या हो जाए? उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम एनर्जी कब होगा बेटा? मिनिमम और सबसे कम से कम। तो निगेटिव तो ऑलरेडी है भाई साहब ये, हाँ तो ये तो निगेटिव है, कम ही है। लेकिन इसमें भी मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, है ना। तो लिखो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, है ना। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और इस केस में u क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटू ई हो जाएगा, जो क्या हो गया? मिनिमम हो गया। क्योंकि निगेटिव में मैक्सिमम हो गया ना, निगेटिव में मैक्सिमम मतलब क्या हो गया? वो मिनिमम टू मिनिमम हो गया। ठीक है, और जब मिनिमम हो ही गया तो क्या हो गया? अब वो स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल हो गया, है ना। क्या बोलेंगे? लिख लो दिस पोजीशन इज द मोस्ट स्टेबल। हाँ, और ये कब होगा? जब आपका डायपोल किधर रखा हो? पैरेलल। 0 डिग्री में कब होगा बेटा? है ना। तो प्लस क्यू इधर होना चाहिए, माइनस क्यू इधर होना चाहिए, है ना। तो तब क्या हो जाएगा? जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, है ना, और इसका डायरेक्शन भी उधर ही रहे, तो क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। वेद प्रकाश क्लियर है बाबू तुम्हारा? पुनीत क्लियर है? चलो थर्ड लिखो बेटा, थर्ड लिखो, थर्ड लिखो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी।
पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। अब जीरो कब होगा? हाँ, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी कब होगा बेटा बताओ? जब एनर्जी जीरो हो जाए। तो जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री। तो लिख लो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स cos 90 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर u इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। सो दिस इज द पोजीशन फॉर जीरो एनर्जी। देखो दिस इज द पोजीशन फॉर जीरो एनर्जी। दिस इज द पोजीशन फॉर जीरो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्लियर है? डन हो गया। फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो बेटा, फोर्थ लिखो, लिखो फोर्थ, लिखो पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कब होगा बेटा? जब एनर्जी क्या हो? मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब होगा? 180 डिग्री। यस, यानी माइनस जो है ना इसको प्लस, तो उसके थीटा क्या होना चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाए और उसके थीटा क्या हो? 180। तो लिखो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, देयरफॉर इन दिस केस u विल बी इक्वल टू प्लस पी, विच इज मैक्सिमम। जब एनर्जी मैक्सिमम है तो वो स्टेबल क्यों रहेगा भाई साहब? वो तो अनस्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? अनस्टेबल, है ना? क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? Until where have we done? Until where have we done? बड़ा 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 तुम काम करो, है ना? प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? हो गया क्लियर यहां तक? है डन? चलो अब इसके बाद पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जो हमने पढ़ा उस पे हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है।